नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर फुलारा एक बार फिर से हाजिर हूं अपने इस YouTube चैनल ज्ञान स्टडी विद फुलारा में, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वो जानकारी लेते हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा राज्यसभा के बारे में वो सभी तथ्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये YouTube चैनल ज्ञान स्टडी विद फुलारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा संसद का वह अंग है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। आर्टिकल 80 वो हमें राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी देता है। दोस्तों, नाम से ही यह क्लियर है, स्पष्ट है कि राज्यों की सभा मतलब राज्यसभा। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। बात करते हैं कि राज्यसभा के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, किसी भी संघीय शासन प्रणाली में जो विधायिका का ऊपरी सदन होता है वह निचले सदन को कंट्रोल करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऊपरी सदन है राज्यसभा वह है निचला सदन। मतलब हमारी लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए, या लोकसभा में जब भी कोई बिल पास किया जाता है तो वो बिल अच्छे तरीके से पास हुआ है कि नहीं हुआ, क्या उसकी जरूरत थी कि नहीं थी, उस बिल के बारे में जितने भी प्रस्ताव हैं, बिलों के अतिरिक्त जो भी प्रस्ताव है, उन प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए भी इस राज्यसभा का वो गठन किया गया। दोस्तों, राज्यसभा का जो गठन हुआ उसकी जो प्रेरणा हमें संविधान में मिली वो मिली हमें ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। हम बात करते हैं कि राज्यसभा में कितने वो अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार लोकसभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है, उसी प्रकार राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें इन 250 में से, मतलब 250 में से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये केवल 4 क्षेत्रों से ही वो लिए जाते हैं, ताकि उन क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी राज्यसभा में हो सके। यहां क्षेत्रों से भाव मतलब ये जो 4 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? वो क्षेत्र हैं कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। मतलब अगर इन 4 क्षेत्रों में किसी ने बहुत अच्छी उपलब्धि कर ले रखी हो तो उनमें उन उपलब्धियों के आधार पर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है, और ऐसे मनोनीत सदस्यों की संख्या केवल 12 ही हो सकती है। दोस्तों, अगर 250 में से 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो बाकी जो 238 सदस्य रहते हैं उनके बारे में बात करें तो राज्यों में से जो भारत के राज्य हैं उसमें 234 सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। बाकी के जो 4 सदस्य हैं वो चुने जाते हैं यूनियन टेरिटरी से। दोस्तों, यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वो आप ध्यान में रखिए कि ये जो 4 सदस्य हैं ये केवल 2 ही यूनियन टेरिटरी राज्यों से वो आए हैं। वो जो 2 यूनियन टेरिटरी राज्य हैं वो हैं दिल्ली और पौंडीचेरी। मतलब अभी जो हमारे बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से अभी तक कोई भी सदस्य वो राज्यसभा का सदस्य चुनकर नहीं आया है। दोस्तों, आज जो वर्तमान स्थिति है वह राज्यसभा के सदस्यों की वो है 245। मतलब वर्तमान में राज्यसभा में 250 सदस्य ना होकर 245 ही हैं, और इन 245 में भी 233 सदस्य वो राज्यों ने चुनकर भेजे हैं। बाकी जो 12 सदस्य हैं वो हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए गए हैं। दोस्तों, यहां पर हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो हमारे 233 सदस्य हैं इनमें 4 सदस्य वो हमारे आए हैं चुनकर यूनियन टेरिटरी स्टेटों से, और बाकी के जो 229 हैं वो चुनकर आए हैं हमारे राज्यों से। दोस्तों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि देखिए कुल जो सदस्यों की संख्या है वो है 250 अधिक से अधिक, पर जो चुन के आए हैं आज तक वो आए हैं 245।
तो जो बाकी 5 का डिफरेंस है, मतलब 250 माइनस 245, 5 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस किन स्टेट्स से है? दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि ये जो 5 सदस्य हैं, ये अभी तक जो यूनियन टेरिटरी से सदस्य चुनकर नहीं आए हैं। वो जो 5 जो यूनियन टेरिटरीज राज्य हैं वो कौन कौन से? वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और जो हमारा दमन और दीव। मतलब हमारी जो ये 5 यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें से अभी तक हमारे पास जो है सदस्य चुनकर नहीं आए हैं। दोस्तों यह तो थी कि हमारे अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और अभी वर्तमान में हमारे पास राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लोक राज्यसभा में 250 सदस्यों की जो ये संख्या है, ये कैसे जो है नियत की गई है या फिक्स की गई है। दोस्तों किसी भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में जो है वो सीटों की संख्या जो है निश्चित की जाती है और ये जो सदस्य चुनकर आते हैं ये एमएलए के द्वारा, मतलब कि राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है चुने जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि राज्यसभा में सबसे अधिक जो है सीटें वो यूपी से हैं 31 और जो कम सीटें हैं वो 3-4 स्टेट्स हैं, 4-5 स्टेट्स हैं, जैसे कि मिजोरम, सिक्किम और गोवा। वहां राज्यसभा की एक सीट ही है। दोस्तों बात करते हैं कि जो राज्यसभा है उसमें इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों जो राज्यसभा के सांसद हैं उनका जो चुनाव है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के जो हमारे एमएलएज हैं उनके द्वारा किया जाता है और वह भी किया जाता है एक पद्धति के द्वारा। दोस्तों यहां पर यह जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो है ये टर्म पूछी गई है। मतलब कि प्रश्न आता है कि राज्यसभा के सांसदों का चुनाव किस पद्धति से होता है। तो दोस्तों आप उस समय ध्यान में रखें कि आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं कि ये जो राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो चुनकर जब आते हैं तो एमएलए जो है वो कैसे जो है ये राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। दोस्तों इसके लिए आप ध्यान रखें, एक जो फॉर्मूला मैं यहां पर बता रहा हूं उसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो है कि किसी भी राज्य के एमएलए की कुल संख्या और उस राज्य में जो लोग राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो कितनी खाली हैं प्लस 1। अगर हम कुल एमएलए की संख्या को खाली हुई राज्यसभा की सीटों में 1 जमा करके भाग दे दें तो जो आता है उसमें अगर 1 जोड़ दें तो उतने मत जो हैं वो अगर एक विधानसभा में राज्यसभा के लिए पार्टिसिपेट कर रहे व्यक्ति ले लेता है तो वह व्यक्ति जो है जीत कर जो है हमारी राज्यसभा में पहुंच जाता है। दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के कुल जो एमएलए हैं उनकी संख्या है 288। यहां पर महाराष्ट्र के अगर राज्यसभा की सीटें 7 खाली हैं तो हम 7 जमा 1 8, मतलब 288 को 8 से भाग देंगे और जो यहां पर 36 आया उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो 37 जो है वो हमें मत चाहिए किसी भी एक सदस्य को चुनने के लिए। मतलब कि जिस व्यक्ति के पास कम से कम 37 मत होंगे वह व्यक्ति जो है राज्यसभा में महाराष्ट्र स्टेट से चुनकर जाएगा। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, वो ये है कि यहां जो भी विधानसभा में राज्यसभा के सांसदों के लिए इलेक्शन होता है वहां की विधानसभा में जितने भी एमएलए होते हैं उनको जितने भी व्यक्ति राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्शन में खड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है वोट देना होता है। मान लीजिए कि अगर किसी विधानसभा में 4 लोग जो हैं राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हैं तो उस विधानसभा के एमएलए को हर एक जो कैंडिडेट है राज्यसभा का उसको प्राथमिकता के अनुसार वोट देनी होगी। और यहां पर सिर्फ
जो सबसे पहली जो प्राथमिकता जिस कैंडिडेट को मिलती है, या ये कहें कि कैंडिडेट कोई भी हो उसकी केवल प्राथमिकता वाले सबसे पहली जो वोट है उसको अगर काउंट करते हैं तो उन काउंटिंग के हिसाब से ही जो है उसको जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य है उसका कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 साल, और इस 6 साल में अगर हम देखें तो हर 2 साल बाद जो है वो 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर किए जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो राज्यसभा जो है वह एक स्थायी सदन है, मतलब कि राज्यसभा का विघटन लोकसभा की तरह नहीं होता। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा में तो एक लोकसभा अध्यक्ष होता है जो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो इसी प्रकार राज्यसभा में राज्यसभा का एक चेयरमैन होता है जिसे सभापति कह देते हैं। वह सभापति होता है जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति हो, मतलब राज्यसभा का जो बैठकों की अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जिसे राज्यसभा का चेयरमैन भी बोला जाता है। और हमारे देश के जो सबसे पहले जो है राज्यसभा के चेयरमैन रहे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों हमारे देश के जो उप सभापति जो है हमारे रहे वो थे SV कृष्णमूर्ति राव। तो दोस्तों ये थी कुछ राज्यसभा के बारे में जानकारी। मुझे आशा है कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपको राज्यसभा से संबंधित सभी फैक्ट्स जो हैं क्लियर कर दिए हैं। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे मेरी इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।